सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको न्यूटन्स लॉज का एप्लीकेशन सिखाऊंगा नॉन ईयरली रेफरेंस फ्रेम में। ये एक छोटा सा पोर्शन अपना बचा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस अभी हमने डील नहीं किया हुआ है। सो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज टू नॉन ईयरली रेफरेंस फ्रेम, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, कब लगाते हैं, ये हम अभी आगे चल के समझेंगे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम दो तरह के लेते हैं, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में सिखा रखा है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये रेफरेंस फ्रेम क्या चीज़ होती है। सो जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन ए से जा रही है और इस लिफ्ट में एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। इस लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर है, मान लिया दिस ऑब्जर्वर इज ए, और एक ऑब्जर्वर यहाँ लिफ्ट के बाहर है, ये ऑब्जर्वर भी है। सो ये ऑब्जर्वर ए है, वो इस ब्लॉक की स्टडी करना चाहता है। स्टडी करने का मतलब उसकी पोजीशन कैलकुलेट करना, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना, इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता है ये ऑब्जर्वर, और यही ऑब्जर्वर इसके लिए भी यही काम करना चाहता है। सो हर ऑब्जर्वर अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। तो जैसे मान लेता हूँ मैं ए बना लेता हूँ, तो ये ए के लिए हो गया एक्स वाई, और जेड बनाना चाहे तो जेड बना सकता है। ये ऑब्जर्वर एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसी तरीके से ऑब्जर्वर बी अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा, ये हो गया, और ये किसके लिए हो गया, ऑब्जर्वर बी का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। सो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। हम ये समझ लें, ये आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस बॉडी पर अटैच करते हैं वो बॉडी रेफरेंस फ्रेम कहलाती है। दोनों तरह के डेफिनेशन राइटर कंसीडर करते हैं। अपने को कभी विजुअलाइज करना है तो हम जब किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करने के लिए मोशन स्टडी करेंगे तो अपना ओरिजिन तो फिक्स करेंगे, तभी तो वहाँ से पोजीशन मेजर करेंगे। सो हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही हम उनके पोजीशन को मेजर करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर जब देखेगा इस ब्लॉक को तो एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसका एक्सेलेरेशन ए दिखेगा, लेकिन ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इसको एक्सेलेरेशन नहीं दिखेगा। अब ये जो ऑब्जर्वर बी का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो ग्राउंड में अटैच्ड है, ग्राउंड में अटैच्ड है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन, इस बॉडी का नहीं है ना, इसका एक्सेलेरेशन 0 है। फ्रेम का जो फ्रेम बी है उसका एक्सेलेरेशन 0 है। और ये जो ऑब्जर्वर, इसका फ्रेम तो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये जो फ्रेम है ए, इसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। सो दोनों रेफरेंस फ्रेम की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। ये जो बी का रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम को मतलब मेरे को लगता है समझ गए होंगे आप। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ग्राउंड में जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर एक ओरिजिन मानेगा। ओरिजिन को लोकेट करने के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, तो ये जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं इन्हीं को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। सो इसका रेफरेंस फ्रेम तो अर्थ में अटैच्ड है, अर्थ के एक्सेलेरेशन को हमने 0 मान लिया तो इसका एक्सेलेरेशन 0 है, और इसका कोऑर्डिनेट फ्रेम लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है बी वाला, ये तो कहलाएगा इनर्शियल, इसका नाम हम रखेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और ये जो ए वाला रेफरेंस फ्रेम है ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल। सो रेफरेंस फ्रेम दो तरह के हो गए, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम होगा जिसका स्वयं का एक्सेलेरेशन 0 होगा, इस बॉडी का नहीं। बॉडी को तो हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका एक्सेलेरेशन 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम तो अभी फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्रेम है या तो 0 एक्सेलेरेशन का होगा, उसका खुद का एक्सेलेरेशन 0 होगा, या तो उसका खुद का एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। तो जिस फ्रेम का एक्सेलेरेशन 0 होता है वो इनर्शियल कहलाएगा, और जिसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता है वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। आप डेफिनेशन देखिए, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर बताता है, स्पेस में बताता है। स्पेस में पार्टिकल कहाँ है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं उस कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम रेफरेंस फ्रेम। ये हुआ दो तरह का, एक इनर्शियल
जिसको मैं आगे शॉर्ट में लिखूँगा IRF, एक नॉन इनर्शियल जिसको लिखूँगा NIRF। तो ए नॉन एक्सेलेटेड रेफरेंस फ्रेम, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सेलेरेशन 0 होता हो। यदि एक्सेलेरेशन 0 है तो या तो रेस्ट में होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, है ना। तो 0 एक्सेलेरेशन वाला जो रेफरेंस फ्रेम है वो तो क्या कहलाएगा, इनर्शियल। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एन एक्सेलेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका अपना एक्सेलेरेशन हो। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन दिस फ्रेम, इस फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नोट मैंने लिख रखा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वी विल कंसीडर अर्थ टू बी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इन रियलिटी coordinate system attached to earth is non-inertial because of very small acceleration of earth we can take it as inertial reference frame। अब बारी आती अर्थ की कि भैया अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। सो जैसे मैंने माना कि यहाँ पर ये सन हो गया, दिस इज़ सन, ये सन हो गया और ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया और यहाँ पर मैंने अर्थ बना लिया, ये अर्थ है। सो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है और अपने स्पिन पे, अपने एक्सिस पर स्पिन भी कर रही है। मतलब अर्थ के दो मोशन है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। सो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। आगे पढ़ेंगे हम, यदि इसकी डायरेक्शन तो हर जगह बदल ही रही, अर्थ यहाँ है फिर यहाँ आ गई तो वेलोसिटी यहाँ हो गई, यहाँ है तो इसकी लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका अपना एक्सेलेरेशन ज़रूर होगा। कभी भी किसी बॉडी की वेलोसिटी बदले तो उसमें एक्सेलेरेशन होगा। मतलब ये जो अर्थ है इसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ इज़ नॉट 0। लेकिन है क्या कि ये स्मॉल बहुत है ना। सो इट इज़ वेरी स्मॉल। ये कैसे निकालेंगे ये मैं ग्रेविटेशन पढ़ाते समय आपको सब सिखाया जाएगा। इट इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इसको निगलेक्ट करके 0 मान लेना चाहते हैं। ये 0 है नहीं, सो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 0 मान रहे हैं। तो यही मैंने लिखा, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। मतलब यदि किसी पार्टिकल के मोशन को आप अर्थ से स्टडी करना चाहते हैं तो अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम को ग्राउंड में रखेंगे, अर्थ में रखेंगे। अब अर्थ का यदि एक्सेलेरेशन है तो आपके रेफरेंस फ्रेम का भी एक्सेलेरेशन हो गया, तो आपका रेफरेंस फ्रेम तो हो गया नॉन इनर्शियल। इस तरीके से तो कहीं पर भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हम अर्थ का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन में या ग्रेविटेशन पढ़ाते समय इन सब बातों को क्लियर करा दूंगा, इसका कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आखिर हम इसको 0 ले सकते हैं कि नहीं 0 लेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब देखेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिकली सभी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए अर्थ के इस एक्सेलेरेशन को 0 मानेंगे और चूंकि इसका एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा मानने पर हमारे, इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वी कंसीडर अर्थ टू बी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इन रियलिटी कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू अर्थ इज नॉन इनर्शियल बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ वी कैन टेक इट एज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो हम इस अर्थ को क्या ले सकते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले सकते हैं। सो ये दो तरह के रेफरेंस फ्रेम होगा, एक इनर्शियल और एक क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो है जिसका एक्सेलेरेशन 0 और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो है जिसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे तो हमारे पास ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास 10 kg है। एक ऑब्जर्वर यहाँ है ए और ये ग्राउंड है ना, दिस इज़ ग्राउंड। और एक ऑब्जर्वर हमारे पास ये है, ये ऑब्जर्वर हो गया है ना। तो हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हो गए, ए और बी। मुझे क्या करना है, दिस लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और ए बॉडी 10। तो इस लिफ्ट इस बॉडी पर क्या नॉर्मल फोर्स लगाएगी ये निकालना है, फॉर ऑब्जर्वर ए एंड फॉर ऑब्जर्वर बी। सो आप देखिए, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, कौन लगाएगा, लिफ्ट। बाय लिफ्ट फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक बाय लिफ्ट।
फॉर ऑब्जर्वर ए एंड फॉर ऑब्जर्वर बी, ये बताना है। दोनों ही ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल तो देखो उतना ही लगेगा जितना लगता है, तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए उसकी वैल्यू सेम आएगी, बट हम देखना चाहते हैं ना। सो जैसे हमने फॉर ए, छोटी छोटी बातें पहले समझिए आप, अपने को याद वाद नहीं करना पड़े। ऑब्जर्वर ए के लिए बनाते हैं। सो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो ऑब्जर्वर ए का जो फ्रेम है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, क्योंकि वो लिफ्ट में है तो उसका फ्रेम तो लिफ्ट का हो गया है ना। सो इसका फ्रेम, ऑब्जर्वर ए का जो फ्रेम है वो कौन सा है, लिफ्ट है, और लिफ्ट तो चल रही है, लेकिन लिफ्ट की वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलेरेशन 0 है तो कौन सा फ्रेम हो गया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब आप इस ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे। सो इधर की तरफ तो mg काम करेगा, और ये ऊपर रखा है तो नॉर्मल, एक्सेलेरेशन इसका कुछ है नहीं, तो यदि किसी ब्लॉक का, किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है तो टोटल फोर्स पर 0 होगा। सो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। सो नॉर्मल m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। 100 न्यूटन नहीं लिख करके आप 10 kg वेट भी लिख सकते हैं, ये तो एक ही लिए हो गया। इसी तरीके से आप b के लिए लिखेंगे। सो फॉर b, बी का रेफरेंस फ्रेम कौन सा है इसका, इसका फ्रेम है ग्राउंड, अर्थ पर है ना, ग्राउंड। अब अर्थ को मैंने अभी बताया कि इसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही ट्रीट करेंगे, तो इनर्शियल बना लिया। सो mg ये देखेगा तो इस पर अर्थ नीचे की तरफ पुल करेगी, ये दिखेगा, और नॉर्मल, और इसके लिए भी एक्सेलेरेशन 0 है, इसके लिए तो 5 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट जा रही है। भाई ए के लिए तो ये तो रेस्ट में ही है, ए को तो जहाँ वहीं पड़ा दिखाई देगा, तो ए के लिए तो रेस्ट में था तो उसका एक्सेलेरेशन 0, और ये इसको तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता दिख रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसको क्या दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन होगा 0। जब 0 एक्सेलेरेशन तो टोटल फोर्स 0 होगा। सो n विल बी इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पर m लिखूँगा, m 10, g की वैल्यू 10, सो n की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। इस तरीके से हम नॉर्मल फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वर ए के लिए नॉर्मल कितना आया, 100, ऑब्जर्वर बी के लिए भी नॉर्मल 100 आया। नॉर्मल फोर्स तो दोनों के लिए सेम आना चाहिए, और सेम ही आ रहा है। सो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। क्यों, क्योंकि दोनों के फ्रेम इनर्शियल थे, दोनों में आंसर सेम आ गया, क्योंकि दोनों के लिए ही न्यूटन्स लॉज अप्लीकेबल है, इसलिए कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस क्वेश्चन में हम ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स निकालना चाहते हैं। अभी आप समझिए कि जैसे मैंने लिफ्ट मान लिया, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन है, और यहाँ एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 10 kg है, और ये ऑब्जर्वर ए है, और ये ऑब्जर्वर बी है। एक्सेलेरेशन इससे है ना। सो ये 2 ऑब्जर्वर हैं, तो मैं वही निकालूंगा, फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ए, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक बाय लिफ्ट, फॉर ऑब्जर्वर ए एंड फॉर बी। देखो दोनों ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन हम अलग अलग ऑब्जर्वर लेके देखना चाहते हैं और दोनों के न्यूटन्स लॉस लगाना चाहते हैं। सो फॉर ए, ऑब्जर्वर ए के लिए लगाना चाहते हैं, फॉर ऑब्जर्वर ए, इसका फ्रेम कौन सा है, ऑब्जर्वर ए कहाँ पर खड़ा है, लिफ्ट के अंदर, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिफ्ट के अंदर होगा,
तो इसका फ्रेम तो है लिफ्ट। अब क्या लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 0 है क्या? नहीं है। तो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही तो कौन सा रेफरेंस हो गया? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इस पर न्यूटन्स लॉज अप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ज़बरदस्ती लगा देता हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि चूँकि ये ब्लॉक है सो ब्लॉक को अर्थ पुल करेगी, तो अर्थ लगाएगी नीचे की ओर mg। ब्लॉक इस सरफेस पे रखा है तो ये ऑब्जर्वर पढ़ा लिखा है, तो ये बोलेगा कि नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बस यही दो फोर्स है, इसके कांटेक्ट में तो नॉर्मल और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटी फोर्स है। अब ये ऑब्जर्वर क्या दिखेगा? ये तो रेस्ट में ही है। इस ऑब्जर्वर को ये कभी भी चलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि लिफ्ट से ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा दिखाई देगा। तो ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को तो 0 देखेगा, लेकिन उसका खुद का एक्सेलेरेशन 0 नहीं। और जब एक्सेलेरेशन 0 है तो इंटरप्रेट क्या करेगा कि नॉर्मल और mg बराबर होंगे। तो नॉर्मल बराबर mg, तो यहाँ पर नॉर्मल mg, ये m हो गया 10 और g की वैल्यू 10, सो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन। ये हो गया, ये ऑब्जर्वर के लिए हो गया। इसी तरीके से हम बता सकते हैं फॉर ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के लिए हम बताना चाहते हैं। सो ऑब्जर्वर बी के लिए, ऑब्जर्वर बी ग्राउंड पे है। सो ऑब्जर्वर बी का फ्रेम का मतलब रेफरेंस फ्रेम, ये अर्थ है और अर्थ को हमने इनर्शियल मान रखा है, सो इनर्शियल। अब ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा? ऑब्जर्वर बी यहाँ है ना, और ऑब्जर्वर बी पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। तो ऑब्जर्वर बी क्या इंटरप्रेट करेगा कि चूँकि इसका मास है तो अर्थ इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। ये इस सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पर नॉर्मल लगेगा। अब ऑब्जर्वर क्या देखता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट के साथ साथ ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन ए ऊपर की तरफ होगा। दोनों ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन में फ़र्क है। ये जो ऑब्जर्वर ए है उसके लिए ब्लॉक तो रेस्ट में ही है, क्यों? जहाँ पड़ा है लिफ्ट के अंदर वहीं उसको दिखाई देगा। आप खड़े हैं, कोई दूसरा आदमी खड़ा है, कोई बॉडी रखी हुई है तो आपको तो रखी दिखाई देगी। और ये क्या देखेगा कि लिफ्ट जा रही है ऊपर, इसलिए ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। और कितना एक्सेलेरेशन जा रही है? 2 से। अब एक्सेलेरेशन ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? n माइनस mg टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो n इज इक्वल टू, इधर mg इधर चला गया तो g प्लस a हो गया। अब देखिए n इज इक्वल टू mg, इसके लिए g प्लस a आ गया है ना, फ़र्क चेंज हो गया दोनों में। तो n की वैल्यू कितनी थी? 10, g की वैल्यू 10 और ये 12। सो जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 120 न्यूटन के। सो आप देखिए ऑब्जर्वर ए के लिए नॉर्मल फोर्स आ रहा है 100 और ऑब्जर्वर बी के लिए आ रहा है 200। ये दोनों एक साथ कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते हैं, है ना। सो बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी करेक्ट साइमल्टेनियस। तो विच ऑफ द टू इज़ करेक्ट? तो अब इसका आंसर कहाँ से आएगा कि किसका कौन सा फ्रेम है? तो ऑब्जर्वर ए का फ्रेम कौन सा है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसका वाला आंसर गलत है ना। सो कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वर ए इज रॉन्ग बिकॉज दिस ऑब्जर्वर इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहा? अभी आप समझिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप पहले केवल वही सीखिए। सो करेक्ट आंसर इज 120 न्यूटन। एक बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, है ना। सो मैंने आपको इसीलिए जानबूझ करके 2 कैलकुलेशन कराए, ए के लिए और बी के लिए भी, और दोनों के लिए न्यूटन्स लॉज लगवा दिए मैंने आपसे। इससे हमें ये पता चला कि इस ब्लॉक पे जो ये सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो आएगा तो एक ही, लेकिन हुआ क्या? जब ए ने कैलकुलेशन किया तो 100 आया और जब बी ने कैलकुलेशन किया तो 120 आया। तो दोनों एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट कौन सा है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा न्यूटन्स लॉ। सो न्यूटन लॉ की लिमिटेशन क्या बताई गई थी कि न्यूटन्स लॉ कहाँ पर लगते हैं? केवल उन रेफरेंस फ्रेम में जो इनर्शियल होते हैं। कौन से फ्रेम इनर्शियल होते हैं? जिनका एक्सेलेरेशन 0 होता है। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसका रेफरेंस फ्रेम तो अर्थ पर है, अर्थ को हमने इनर्शियल मान रखा है, तो इसके लिए तो करेक्ट है। और ये जो ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट खुद ए से जा रही है, तो इसका रेफरेंस फ्रेम का तो इसका रेफरेंस फ्रेम तो खुद एक्सेलेरेशन से जा रहा है।
तो ये वाला एक्सेलेरेटेड है, इसलिए कौन सा हुआ, नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम। सो कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वर ए इज इनकरेक्ट। सो आप ये लिखेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय ए इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वो नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में है और नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई फ़र्क कितने का पड़ रहा है, ये कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 20 न्यूटन। तो यदि हमें कोई तरीका पता हो तो हम इसमें उसको करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करके अप्लाई कर दें। तो 20 न्यूटन का फ़र्क आया तो मैं इसे 20 न्यूटन लगा दूंगा। तो यदि हमें ऑब्जर्वर एक लगाना है जिसके लिए न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे, है ना। सो हम वहाँ पर लगाएंगे स्यूडो फोर्स। सो अब मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स इज ए नॉन रियल फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। ये हम तब लगाते हैं जब कोई ऑब्जर्वर कहाँ पर होता है, नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में होता है। सो स्यूडो फोर्स is applied when observer is in non-inertial reference frame, तो जब वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होगा तभी हम उसमें क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज, ये भी सब लिखेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो, फिक्टिशियस कुछ राइटर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज एफ पी लिख देता हूँ ना, एफ पी इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। ये बॉडी का मास है और ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, बॉडी का नहीं है एक्सेलरेशन, किसका है, फ्रेम का, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये मैं एफ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, एम इंटू ए एफ। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज अपोजिट टू the acceleration, is opposite to the acceleration of non-inertial reference frame। सो जिधर की तरफ रेफरेंस फ्रेम जा रहा होगा उस रेफरेंस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक हम फोर्स लगा देंगे। सो हम क्या करना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ क्या है कि हम तो नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज लगाना चाहते हैं जहाँ वो अप्लीकेबल नहीं है। सो हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे और वो लग नहीं रहा होगा, वो रियल फोर्स नहीं है, हम अपनी तरफ से एक फोर्स लगा देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अब ऑब्जर्वर ए के लिए करके दिखाता हूँ आपको। ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा था ब्लॉक और ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, दिस इज़ योर ऑब्जर्वर, और इधर की तरफ एक ये ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है, 10 kg दिया है ना। अब फॉर ऑब्जर्वर ए, फॉर ऑब्जर्वर ए, सो ऑब्जर्वर ए के लिए क्या है, देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो mg लगेगा, अर्थ लगाएगी, एक नॉर्मल लगेगा, ये दोनों रियल फोर्स हैं। अब ऑब्जर्वर ए क्या देखता है कि भाई मेरा जो फ्रेम है वो तो नॉन इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में
वो एक स्यूडो फोर्स लगा देगा। तो इधर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, कौन सा, m इंटू ए लगा देगा। और ए क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ए एफ मान लेता हूँ मैं, फ्रेम का एक्सेलरेशन। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन होगा 0। सो ऑब्जर्वर ए ने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया ये आपका स्यूडो फोर्स, कोई ए एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल रिफरेंस फ्रेम में है। नॉन यूनिवर्सल रिफरेंस फ्रेम में तो रियल फोर्सेस के अलावा उसको अपनी तरफ से एक फोर्स लगाना होगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और उसकी डायरेक्शन होगी फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो फ्रेम किधर जा रहा है, ऊपर। फ्रेम का मतलब हमारी लिफ्ट, और लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन से ऊपर, तो हमने फोर्स कहाँ लगाया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब चूँकि ये ऑब्जर्वर देखेगा कि मेरा ब्लॉक का तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस पर नेट फोर्स लगेगा 0। तो नेट फोर्स कौन सा है, एन ऊपर की तरफ है, तो एन ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एम जी प्लस एम इंटू ए फ्रेम, या ए नॉट लिख देंगे आगे से हम लोग, एन, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, ये 10 और एक्सेलरेशन फ्रेम का 20 नहीं 2 है, तो एन की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 100 प्लस 20, इसलिए नॉर्मल फोर्स कितने आ गया, 120 न्यूटन के बराबर आ गया। तो ऑब्जर्वर एक अभी अब आंसर सही आ गया। तो कैसे सही आ गया, यहाँ कितना आ रहा था 100 और करेक्ट आंसर कितना था 120, लेकिन अब हम 120 आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके। सो क्वेश्चन लगाते समय अब देखिए, हमेशा हम हर क्वेश्चन को हम इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम से लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बार सिचुएशन पर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती हैं कि नॉन इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम से हम अपनी बॉडी का एनालिसिस ज़्यादा आसान होता है। आगे चल के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बट ये बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हमारी। तो हम जब कभी न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे कहीं पर, तो पहले चेक कर लेंगे कि भैया हमारा ऑब्जर्वर कौन है। हमें ऑब्जर्वर ज़रूर पता होना चाहिए। किसी बॉडी के मोशन का मतलब केवल तब तक हो सकता है जब उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला हो। ऑब्जर्वर जहाँ पर है वहाँ अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाएगा। यदि उस ऑब्जर्वर का कोऑर्डिनेट फ्रेम, जैसे ऑब्जर्वर लिफ्ट में है तो उसका कोऑर्डिनेट फ्रेम लिफ्ट में होगा, यदि ऑब्जर्वर ग्राउंड में है तो उसका रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड में होगा। और यदि लिफ्ट एक्सेलरेशन से चल रही है तो नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम होंगे। तो रियल फोर्सेस के अलावा लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपनी तरफ से एक एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक लिफ्ट है, यहाँ से एक ब्लॉक एक स्ट्रिंग से लटका दिया है मैंने। इस ब्लॉक का मास 10 kg है और लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ऐसे नीचे जा रही है, और ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आपने को ऑब्जर्वर नहीं दिया, अब खुद बनना पड़ेगा। आप कहाँ से देखते हैं, तो फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो ऐसा ऑब्जर्वर लेते हैं जो कहाँ पर हो, ग्राउंड में है। सो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या देखेगा, सबसे पहले एफवीडी बनाएंगे हम। इसका मास mg, ये एक रस्सी से हैंग कर रखा है, टेंशन T। ग्राउंड वाला क्या देखेगा कि कहाँ से जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे उसको दिखेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस T इज़ इक्वल टू ma। सो आप यहाँ दे सकते हैं T इज़ इक्वल टू mg माइनस ma। सो T इज़ इक्वल टू, यहाँ पर m कितना है 10, g की वैल्यू 10, माइनस m 10 और ये 2। सो T इज़ इक्वल टू 100 माइनस 20। सो T इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन। . 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
फॉर ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। ऑब्जर्वर कहाँ पर मान लिया, लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट वाला ऑब्जर्वर मान लेता हूँ मैं। ऑब्जर्वर को यहाँ रखा अंदर, तो लिफ्ट वाला ऑब्जर्वर क्या देखेगा, यदि ये ऑब्जर्वर है, ऐसे आप बना सकते हैं, आँख भी बना लीजिए थोड़ा, या सो ये लिफ्ट के अंदर है। अब ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि भाई एक तो mg नीचे लेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, और एक रस्सी ऊपर जा रही है, तो ऑब्जर्वर देखेगा t है। लेकिन अब जब वो पढ़ा लिखा है, वो उसे पता है कि न्यूटन्स लॉ लगाना है कि नहीं, तो बोलेगा चूंकि मैं लिफ्ट में हूँ और मेरी लिफ्ट एक्सेलेरेशन ऐसे नीचे जा रही है, तो उसको एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगाएगा, और ये कौन सा फोर्स हो गया, स्यूडो फोर्स, जो किसके इक्वल होगा, ये होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन के। तो मास इस ब्लॉक का और इस लिफ्ट का एक्सेलेरेशन a है, तो इसका एक्सेलेरेशन मैं a कर देता हूँ। अगली बार से a नॉट मान लिया करेंगे, जिसे डाउट नहीं हो, तो a आ गया। अब लेकिन ये इसके फ्रेम में तो रेस्ट में है, तो इसकी वैल्यू हम मानेंगे 0। अब जब इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स होगा इसमें 0। तो अपवर्ड फोर्स ma प्लस टी, दिस शुड बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। तो जो t की वैल्यू है वो mg माइनस ma होगी, तो t इज इक्वल टू mg, ये आ गया ना, mg माइनस ma वापस आ गया वहीं पर। तो 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 2, सो t आ जाएगा 80 न्यूटन। सो t इज इक्वल टू 80 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो टेंशन देखिए दोनों तरीके से आ गया। आप ऑब्जर्वर ग्राउंड में माने तो भी 80 न्यूटन, ऑब्जर्वर लिफ्ट में माने तो 80 न्यूटन। दोनों में अंतर क्या है कि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसके लिए केवल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक t और एक mg। लेकिन जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम क्या है, नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम, इसलिए उसने t और mg तो लगाया ही FBD में, लेकिन अपनी तरफ से एक एडिशनल फोर्स लगा दिया हमें। ये कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो m ऊपर की तरफ मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस ऑब्जर्वर की लगाते हैं। एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं हम। सो ऐसा है, ये एक कार है, और इस कार से यहाँ से यदि हम किसी बॉडी को हैंग करें और कार आगे किसी एक्सेलेरेशन से जा रही है, एक ही वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मान लिया, है ना। कोई एक्सेलेरेशन ही मान लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यदि हम किसी रस्सी से लटकाएंगे ना, तो रस्सी पीछे हैंग कर जाएगी, ऐसे हो जाएगा। क्यों हैंग कर जाएगी, वर्टिकल नहीं रहेगी, वर्टिकल से थीटा डिग्री रुक जाएगी। तो ऐसे निकालना है। सो ये है, इफ़ कार इज मूविंग with acceleration a, then find एक्सेलेरेशन, और इसमें रिलेशन अपने को बताना है। देन फाइंड टेंशन, बता सकते हैं एक स्ट्रिंग में कितना होगा, और रिलेशन एक्सेलेरेशन, देन फाइंड टेंशन। तो टेंशन अभी निकाल लेते हैं। देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, लगाते हैं। फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। तो पहले ये लिख लेंगे कि किस फ्रेम से, तो इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम है। तो ग्राउंड से यदि आप इसे देखेंगे, इस बॉडी को, इस पार्टिकल को, तो 2 फोर्स लगेंगे, एक T है ना, ये रस्सी है, यहाँ तो mg ऐसे है ना, वर्टिकल है, और ये ऐसे T है, इधर की तरफ जा रहा है, और T और थीटा होगा ही होगा। ये यहाँ से
यहाँ एंगल थीटा था तो थीटा हो गया, है ना। रस्सी इधर ही तो जा रही है, ब्लॉक बना रही इससे इधर, तो वर्टिकल से थीटा है तो ये भी वर्टिकल से थीटा होगा। अब इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिधर एक्सेलेरेशन हो कंपोनेंट उधर और उसके 90 डिग्री पर लेते हैं। तो एम जी ऑलरेडी नीचे है तो ये तो एम जी रहेगा ही रहेगा। टी जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो टी कॉस थीटा हो गया, याद होगा आपको। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, टी साइन थीटा, ये बता रखा है मैंने आपको पहले ही, है ना। सो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। टी इधर है तो ये एंगल थीटा है तो इसका ऊपर इधर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इधर वाला टी साइन थीटा, और एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है। तो जिधर एक्सेलेरेशन है वो मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये एक्सेलेरेशन इधर है तो इधर लगने वाला फोर्स m इंटू ए के इक्वल होगा। सो टी साइन थीटा फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल इधर एक्सेलेरेशन से, इधर लगने वाला फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा। सो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ऊपर नीचे कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा, बहुत बार tan थीटा पूछ लेता है, साइन बाई कॉस tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, कभी कभी यही पूछ लेता है। और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा ये। यदि आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर तो टी स्क्वायर आएगा, आप देख लेना, है ना। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इधर की तरफ कितना हो गया, एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। सो जो टी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, अंडर रूट एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो m ले लिया कॉमन और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, याद है बस। तो जनरली अपने से ये पूछा करता है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। सो ये तो मैंने आपको कहाँ से लगा के दिखाया है, ग्राउंड से। अब मैं इसी क्वेश्चन को कहाँ से लिखा करूँगा, कार के फ्रेम से, है ना। सो दूसरा सलूशन है फ्रॉम कार। तो यदि कार के अंदर से बैठ के देखेंगे तो नॉन रियल रेफरेंस फ्रेम होगा। अब आप देखिए, आपका ऑब्जर्वर, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ये है ऑब्जर्वर। अब आपका यहाँ है कार के अंदर, और कार किससे जा रहे, ए से। ये क्या देखता है ऑब्जर्वर को, क्या दिखेगा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक ब्लॉक है तो उसे दिखेगा कि ब्लॉक पीछे है, तो ऑब्जर्वर इसमें फोर्स लगाएगा। तो बोलेगा कि चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो एम जी, रस्सी लगी हुई है तो टेंशन। लेकिन चूँकि ऑब्जर्वर समझदार है तो ये तो बोलेगा कि मेरा जो फ्रेम है वो तो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि मैं तो कार के अंदर हूँ, कार का पहिया बना दिया जाए। तो एक इधर जा रही ए से, एक कार ए से जा रही, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं तो एक कार के अंदर हूँ और कार खुद किससे जा रही है, एक्सेलेरेशन ए से, तो मेरा जो फ्रेम है वो इनर्शियल तो है नहीं। तो मैं यदि न्यूटन्स लॉज लगाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलेरेशन ए इधर की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, एक्सेलेरेशन राइट में तो फोर्स लेफ्ट में। इस पार्टिकल का मास कितना था, m, तो फोर्स लगाएगा कितना, m इंटू ए। अब इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये बॉडी किस में है, पार्टिकल रेस्ट में है। तो फॉर ऑब्जर्वर पार्टिकल इज एट रेस्ट, बाहर वाले के लिए रेस्ट में नहीं था तो वो अपना रिलेटिव एक्सेलेरेशन तो 0 लगाएगा। अब आप जब इसके डायग्राम को बनाएंगे तो आप इसका डायग्राम एक बार बना के देखिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ मैं। इधर की तरफ तो क्या लगा, एम जी, इस साइड एम ए, ये एम ए लगा दिया है ना, और ये टी, और एक्सेल टी है, और टी वर्टिकल से कितना एंगल पर है, थीटा। अब मैं इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ देता हूँ। सो ये जो फोर्स है वो एम जी तो इधर होगा ही होगा, इधर की तरफ क्या होगा, एम इंटू ए, और ये जो कंपोनेंट इधर की तरफ आया जिसके साथ एंगल बनता है वो टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। एक्सेलेरेशन 0 है तो मैंने 0 कर दिया। अब जब कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ऑब्जर्वर के लिए तो फोर्सेस बराबर होंगे, तो इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल होगा। सो टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम इंटू ए, और इधर की तरफ क्या हो गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये सेकंड आप देख लीजिए डिवाइड करके, जब आप डिवाइड करेंगे सेम वही इक्वेशन आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, और टी को स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देंगे तो टी इज इक्वल टू एम बाहर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो आप जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप कोई चीज़ एक्सेलेरेट कर रही हो तो आपके पास दो चॉइस होंगी कि आप जो उस फ्रेम से भी देख सकते हैं जहाँ पर बॉडी है, तो मैंने इस फ्रेम के अंदर से देखा, तो यदि ये इस पर फोर्स लगाएगा तो एम जी तो लगेगा ही लगेगा, टेंशन भी लगेगा, ये रियल फोर्स है। मैंने इधर फोर्स एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि इसका फ्रेम इनर्शियल नहीं है। यदि इस फोर्स को नहीं लगाता है और केवल इन्हीं पर न्यूटन्स लॉ लगा देता है तो इसका कैलकुलेशन गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पर वैलिड नहीं होते हैं।